हाय गाइस, दिस इज़ अर्शी एंड बहुत दिनों यानी कि बिल्कुल 1 मंथ के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके। अब आप सब मुझे प्रश्न करेंगे कि इतने देर क्यों लगा दी, क्योंकि मैं मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम होने के दौरान इतना समय मुझे लग गया एंड ये वीडियो 2026 का मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। लेकिन इसके लिए हैप्पी न्यू ईयर तो मैं आप सभी को बोलूँगा इतने दिनों बाद, लेकिन आज आप सभी का एक गिफ्ट मैं लेके आया हूँ और आप वो पूछोगे कि ये क्या है। मैं बता दूँ कि आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप अगर शुरू से लेकर लास्ट तक सुने ना तो आप होश खो बैठोगे। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी इतनी सस्पेंस, थ्रिल एंड माइथोलॉजी पे बेस्ड है ना। इस मूवी का नाम है तिरुबनाधारी बड़बड़िक। ये साउथ इंडस्ट्री की मूवी है एंड इसे अगर आप पूरा वॉच करना चाहते हैं तो आपको अमेजोन प्राइम पे जाना पड़ेगा। और ये मूवी बिल्कुल हाई रेटेड मूवी है, बिल्कुल 8 स्टार मिल चुका है 10 स्टार में इसे। सो चलिए शुरू करते हैं आज का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हैदराबाद शहर को। तो इस हैदराबाद में ही डॉक्टर श्याम नामक एक इंसान रहते हैं जो एक साइक्रेटिस्ट है एंड जो आधी रात को अब पुलिस स्टेशन आ गया है। वो पुलिस में एक ईसाई के पास अपना रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। असल में उनका पोती खो गया है, तो इस केस के सिलसिले में वो उस ईसाई से बात कर रहा है। तो पुलिस ऑफिस में जो ईसाई था तो वो उन्हें कुछ देर बैठने के लिए कहता है एंड वो कुछ दूसरी केस में उलझ जाता है। असल में वो पहले से ही किसी और केस में उलझा हुआ था। तो एक और केस का उसके पास कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि मिनिस्टर की एक कुत्ता खो गया है और उस कुत्ते का नाम था बेबी। एंड एक और बात, मिनिस्टर की जो बेटी थी तो वो उस कुत्ते के बिना खाना तक नहीं खाएगी, यानी कि उसकी बेटी उस कुत्ते यानी कि बेबी को बहुत पसंद करता था और अपने बच्चे की तरह देखता था। तो इसीलिए बेबी को जल्दी से जल्द ढूंढने के लिए ईसाई पर वो मिनिस्टर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो बिल्कुल इस सीन से इस मूवी का टॉपिक बिल्कुल शिफ्ट होता है दूसरे सीन पर, जहां हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर श्याम यानी कि जो साइक्रेटिस्ट है वो अपने पोती को लेकर अगले दिन मतलब पिछले दिन एक ड्रामा देखने के लिए गए थे। एंड डॉक्टर श्याम अपनी पोती को जो ड्रामा दिखाने ले गए थे उस ड्रामा का नाम सुन के आप शॉक्ड हो गए, क्योंकि इस ड्रामा का नाम था बड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी इस बड़बड़ी के ऊपर ही है। एंड जो लोग भी बड़बड़ी के बारे में नहीं जानते तो महाभारत अगर आपने पढ़ी हो या सुनी हो तो उसमें बड़बड़ी एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर था जिनका जिक्र पूरे महाभारत में कुछ रहस्यमय तरीके से किया गया है। एंड बड़बड़ी कोई जैसा तैसा आदमी नहीं था, ये था एक बहुत बड़ा योद्धा। असल में बड़बड़ी था घटोत्कच का पुत्र एंड वो संबंध में भीम का पोता था। तो मूवी में दिखाए इस कहानी के अनुसार और महाभारत में व्यतीत गई इस कहानी के अनुसार बड़बड़ी के पास माना जाता था 3 ऐसे वाहन था जिस वाहन को लेकर वो दुनिया ध्वंस कर सकता था। मतलब पूरे दुनिया को वो मिट्टी में राख कर सकता था। उसके पास ऐसे सस्पेंशियल 3 ऐसे बाण था जिससे वो कुछ भी कर सकता था और पूरी दुनिया उसके मुट्ठी में आ जाती। तो बड़बड़ी के पास जो 3 बाण था उसमें से पहला बाण का काम ये था कि वो किसी चीज पर निशाना लगा सकता है एंड दूसरा बाण वो था जो उस निशान को मिटा सकता है एंड तीसरा बाण वो था जो पहले दूसरे बाण ने जो किया वो सबको राख कर देता था ताकि कोई सबूत ही ना बचे। मतलब बड़बड़िक ने अगर इन तीनों बाणों को महाभारत के कुरुक्षेत्र में हुए पूरे सेना पर छोड़ दिया होता तो पूरा सेना एक पल में राख बन सकता था और तीसरा बाण जो उस राख को मिटा भी सकता था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो जिन लोगों ने भी महाभारत देखा है तो आप सभी को तो पता ही है कि लॉर्ड श्री कृष्णा पहले से जानते थे कि महाभारत में क्या होगा और कौन योद्धा बनेगा यानी कि जीतेगा और कौन मरेगा। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़बड़ी के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध ही बिगाड़ सकते हैं, यानी कि अगर कोई कमजोर टीम में वो जाए तो उसको भी वो जिता सकते हैं। तो इससे महाभारत में हुआ पूरा युद्ध का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा और तब प्रभु की लीला सामने नहीं आएगी और पृथ्वीवासी इससे कुछ समझा भी नहीं और ना तो भविष्य में वो समझेंगे।
तो लॉर्ड कृष्णा ने बड़बड़िक से कहा कि तुम अपने शीश यानी कि अपने माथा को मुझे दान कर दो। और बड़बड़िक का एक बहुत बड़ा गुण था कि वो श्री कृष्णा को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, बिल्कुल अपने गुरु की तरह। तो इसीलिए बड़बड़िक बिना झिझकते हुए लॉर्ड श्री कृष्णा के कहने पर अपना माथा यानी कि अपना हेड सिर काट के लॉर्ड श्री कृष्णा को दे दिया। एंड लॉर्ड श्री कृष्णा ने इससे प्रसन्न होकर बड़बड़िक को ये वर दिया कि जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म नहीं होता तब तुम एक पहाड़ी से पूरा युद्ध का दृश्य देख पाओगे इस कटे हुए सिर को लेकर। मतलब उसका बॉडी वहां पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन उसका सिर उड़ते उड़ते उस पहाड़ी से पूरा का पूरा युद्ध देख सकता है। तो मैंने अब तक जो भी कहानी आप सभी को बोला, तो उस कहानी के अनुसार बिल्कुल इस ड्रामा पर भी इसी कहानी को दोबारा दोहरा गया था। एंड ड्रामा देखते देखते अचानक डॉक्टर श्याम का जो पोती था, तो वो अचानक ड्रामा देखते देखते बीच में ही उठकर कहाँ भाग जाता है। तो डॉक्टर श्याम को भी डाउट होता है एंड वो भी अपनी पोती का पीछा करता है। तो जब डॉक्टर श्याम उसके पीछे जाता है तो बाहर उसको निधि मिल भी जाती है। एंड इसके दौरान एक गाना प्ले होता है, जिस गाने के दौरान हमें बताया जाता है कि इनका रिश्ता आखिर कैसा है, ये रिश्ते में क्या लगते हैं। तो इस गाने के दौरान हमें यही बताया जाता है कि निधि के बाप और माँ यानी कि पापा और मम्मी एक एक्सीडेंट के दौरान गुजर गए थे जब निधि छोटी थी। एंड तभी से ही उसका जो दादाजी है यानी कि डॉक्टर श्याम उसे अपने बेटी की तरह पालती है। एंड उनका रिश्ता कितना गहरा है कि कोई एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकता। तो अब सीन शिफ्ट होता है 15 तारीख की सुबह, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि निधि जो है वो 15 तारीख की सुबह स्कूल जाता है। डॉक्टर श्याम एक साइकोलॉजिस्ट तो है इसके लिए, वो एक सेमिनार अटेंड करता है जिस सेमिनार पे वो बात कर रहे हैं कि लोग अपने डर को कैसे काबू कर सकते हैं, डर से कैसे जीत सकते हैं। तो असल में इस 15 तारीख के रात को जब डॉक्टर श्याम अपने घर लौटते हैं तभी उन्हें दिखाई देता है कि घर में कहाँ भी निधि नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत डर जाते हैं क्योंकि निधि के सिवा उसका कोई नहीं था। तो इसीलिए वो आधी रात को पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड एसआई से कंप्लेन भी करते हैं। तो अब हमें वापस से उस पुलिस स्टेशन का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ से इस मूवी का पूरा डायमेंशन स्किप हुआ था। तो अब वापस हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाले को सब पुलिस लोग गोदी में उठाकर लेके आ रहे हैं पुलिस स्टेशन वापस। असल में बात ये है कि जिन पुलिस वाले को ये सारे पुलिस वालों पकड़ कर ले आ रहे हैं, उस पुलिस वाले किसी भी डेड बॉडी को सामने नहीं देख सकता। जब भी वो किसी डेड बॉडी को देखता है तो तभी वो ऐसे बेहोश हो जाता है। तो अब हमें पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उस ईसाई को दिखाया जाता है। जो ईसाई डॉक्टर श्याम ने जो केस उनको बताया, तो वो ऐसा आदमी था कि वो उस केस को लेकर इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं था। तो वो इस केस को बिल्कुल शिफ्ट कर देते हैं ऑफिसर चंद्रा को। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ऑफिसर चंद्रा है वो आदमी जो मतलब डेड बॉडी नहीं देख सकता था और जो अभी बेहोश हो गया था। तो उसको ये केस सौंप दिया जाता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर चंद्रा बिल्कुल भी अच्छे पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो इसके दौरान ऑफिसर चंद्रा डॉक्टर श्याम को कहते हैं कि निधि के पास क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता है। तब डॉक्टर श्याम को याद आता है कि निधि हमेशा एक स्मार्ट वॉच पहनती थी जिससे उसे ट्रैक किया जा सकता है। तो पुलिस वाले निधि का लोकेशन ट्रैक करके वो हैरान हो जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन को देखकर, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन में जो लोकेशन आ रहा था वो बिल्कुल भी अच्छा इलाका नहीं था। उस इलाका का नाम था गबली गौड़ी का इलाका। तो ये देख के तो सब लोग डर जाते हैं एंड डॉक्टर श्याम कुछ ज़्यादा ही डरे थे। तो इसीलिए पुलिस वाला डॉक्टर श्याम को लेकर उस इलाके पे पहुंचते हैं। तो ये लोग जब उस इलाके पे पहुंचते हैं तो डॉक्टर श्याम और उस पुलिस वाले को एक घर के अंदर निधि का वॉच मिलता है एंड उस घर के ओनर उन्हें बताता है कि इस वॉच को वो रास्ते पर पड़ी मिली और निधि कहाँ है और निधि कौन है ये उसे पता ही नहीं है। तो अब पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि उस रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा है एंड पुलिस वाले सोचते हैं शायद इस कैमरे से पता लग सकता है कि निधि के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मूवी के इस टाइम को दिखाते हुए इस टाइम को शिफ्ट किया जाता है 15 का एक टाइमलाइन दिखाया जाता है जहां हम राम और देव नाम के दो लड़के को देखते हैं जो दोनों बहुत दोस्त हैं। एंड ये दोनों दासंदा नामक एक गुंडे के घर आते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है जो गुंडा के पास वो लोग आए थे जिसका नाम दासंदा था, वो ड्रग्स का डील करता था एंड ये ड्रग्स का डील कुत्ते के जरिए किया जाता था।
असल में ये लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड डॉग्स का धंधा करता था एंड जिसके बेल्ट के नीचे ये लोग ड्रग्स रख देते थे एंड जो भी इसे खरीदता था उसको ये ड्रग्स दे देते थे एंड वो खरीदने वाला भी इनका ही आदमी था जिसके पास ये लोग डील करते थे एंड किसी को आखिर संदेह ना हो तो इसके लिए ये लोग इन ब्रीड्स के डॉग को चुनते थे। खैर राम अपने दोस्त देव को यही काम दिलाने के लिए आया था इस ड्रग सप्लाई का और जैसे अच्छे खासे कुछ पैसे मिल जाते थे। तो दासनदा एंड देव के इन बातों से हम समझते थे कि देव असल में दासनदा से पहले ही कुछ 30 लाख रुपए लेके रखे थे एंड इसी दौरान दासनदा नामक वो गुंडा देव से पैसे लौटाने के लिए जोर दे रहा है। तो इस मूवी में हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि असल में देव को कसीनो खेलने का आदत था, इसीलिए वो जब दासनदा से इतने सारे पैसे उधार लिया तो वो पूरा का पूरा पैसा उस कसीनो पर ही उड़ा दिया। तो इसी दौरान देव के माथे के ऊपर 30 लाख का कर्जा चढ़ जाता है। असल में देव का कोई माता पिता ही नहीं था। तो यहाँ हमें पता चलता है देव अनाथ तो नहीं है लेकिन उसको एक पद्मा नाम की औरत उसे पालता है बचपन से। तो उस पद्मा नाम की औरत को ये दीदी पुकारता है और ये जो पद्मा है ना ये कोई साधारण औरत तो है नहीं, इसके है मल्टीपल बिजनेसेस लाइक ढेर सारे कैप छिदवाना एंड दूध बेचने का। असल में पद्मा काफ़ी उसूलों के साथ अपना धंधा करती है एंड उनका उसके गांव में बहुत मान सम्मान भी है। तो यहाँ दासनदा दीप से एक बहुत ही बड़ी रकम कटती है एंड जो है कि वो कहता है कि अगर पद्मा से कहकर देव दासनदा को उसके एरिया में ही धंधा करने का मौका दे दे तो वो देव का सारा कर्जा उतार देगा। तो ठीक इस बात को मानते हुए ही देव पद्मा के पास जाते हैं एंड ये बात भी कह डालते हैं। तो जाहिर सी बात है पद्मा तो देव को मानेगा ही, इसीलिए पद्मा भी राजी हो जाती है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि पद्मा की असल में एक बेटी है जिसका अफेयर है देव के साथ एंड देव और उसकी बेटी यानी कि महालक्ष्मी मतलब पद्मा की बेटी महालक्ष्मी एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं एंड यहाँ हमें पता चलती है कि ये बात पद्मा को भी पता है एंड ये मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी बेटी महालक्ष्मी की शादी देव से हो। अगर दोस्तों आप इस रिलेशन को देखो तो ये रिलेशन में तो मामा भांजी है लेकिन अपने ब्लड रिलेटेड कोई नहीं है। तो वापस से मूवी का सीन वही आ जाता है जहाँ से हमें दिखाया गया था कि देव राम को दासनदा के पास ले आता है काम के लिए। तो यहाँ असल में राम को जाना था कनाडा लेकिन उसके पास 30 लाख रुपए नहीं थे तो इसके लिए वो दासनदा से 30 लाख रुपए मांगने के लिए आया था एंड ये अब जो कैब चला के बिजनेस करते थे ये कैब असल में पद्मा की ही है जो कभी कभी देव चलाता था कभी कभी राम चलाता था। तो राम विदेश जाने के लिए कंपनी से मीट करते हैं जो उसके कम पैसों से कनाडा भेज सकता है। तो इसके बाद एक और ऑफिस में उसके साथ मुलाकात होती है सत्या नाम की एक लड़की से। तो सत्या को राम एक ही नज़र में पसंद आ जाती है एंड उसी दिन सत्या राम की कैब से अपने घर जाती है। तो यहाँ दोनों में बातें होती है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि धीरे धीरे इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ना ही जाता है। तो राम सत्या को अपने माँ से मिलवाता है एंड वो अपने सारे फैमिली मेम्बर से उसको मिलवाता है एंड बाद में वो पद्मा एंड देव से भी उसको मिलवाता है। तो एक दिन ऐसा आता है जब राम सत्या के करीब आने की कोशिश करता है लेकिन उस दिन सत्या बहुत परेशान था एंड उसको राम का करीब आना पसंद नहीं था, इसीलिए वो बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर देती है राम पर एंड वो गुस्से में राम को थप्पड़ भी मार देती है। कुछ दिन बाद सत्या राम से खुद माफ़ी मांगता है एंड वो राम को कहता है कि कोई उसके पास आए वो उसे पसंद नहीं है क्योंकि बचपन में उसके साथ एक हादसा हुआ था और उसके माँ बाप जब गुजर गए थे तब उसके साथ एक अंकल मिलने आते थे। वो अंकल उसके साथ बार बार गलत हरकतें करता रहता था तो इसीलिए उसे ये इंटीमेसी इतनी पसंद नहीं है। तो उस दिन के बाद से उसे इंटीमेसी से इतनी घिन आ गई है कि अगर राम उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है तो वो ऐसा ही रिएक्ट करता है। तो इसीलिए उसने राम को थप्पड़ मार दिया था। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये उसने क्लियरली कहा। सत्या फिर कहती है भले ही वो राम को थप्पड़ मारे लेकिन राम के लिए उसका फीलिंग्स बिल्कुल सच्चा है। असल में उसने वो थप्पड़ इसीलिए मारा क्योंकि वो उस ट्रॉमा को अपने मन से डिलीट ही नहीं कर पा रही है, नहीं कि वो उस ट्रॉमा से निकल ही नहीं पा रही। इसीलिए भले ही उसने राम को थप्पड़ मारा क्योंकि नहीं बल्कि उसे पता है कि वो उस ट्रॉमा की वजह से था। वो उस अंकल के चेहरे को बार बार याद कर रहा था पर वो राम से सच्चा मोहब्बत करता है। फिर वो उससे सॉरी मांगता है।
तो वापस टाइमलाइन वही आता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर चंदा डॉक्टर श्याम को लेकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं एंड उन्हें वो क्लियरली दिख रहा है कि निधि को कुछ गुंडे उठाकर ले जा रहे हैं। तो जब ऑफिसर चंदा डॉक्टर श्याम उस गुंडों को पकड़ते हैं तो उस गुंडों को मारते मारते उस गुंडों ने साफ साफ उन्हें ये कह दिया कि असल में निधि एक लड़के के साथ बाइक पर वहाँ आई थी एंड उसीलिए वो तब उन्हें देख पाए। तो वो गुंडे ये भी बताते हैं कि वो दोनों यानी कि निधि और वो लड़का एक लाइब्रेरी के पास खड़े थे एंड वो तब बारिश शुरू हो गई थी एंड उसी पल का फ़ायदा उठाते हुए वो लड़का निधि के गाल पे किस करता है जिससे निधि बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करता है एंड उसको थप्पड़ मार देता है एंड निधि गुस्से से चली भी जाते हैं एंड तब उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गुंडे लोग निधि को पकड़ के ले जाते हैं। एंड गुंडों लोग का इंटेंशन कुछ ऐसा था कि वो निधि को पकड़कर उसके साथ बहुत ही गलत काम करेंगे, लेकिन इससे बचते हुए निधि भाग गई और निधि के साथ उनके हाथापाई में निधि की ड्रेस थोड़ी फट गई एंड वो भाग जाई। तो गुंडों को भी नहीं पता कि निधि अब एग्जैक्टली कहाँ पर है, लेकिन हाँ, गुंडों ने उन पुलिस वालों को एक बैग दिया जो बैग निधि का था। वो उन लोगों का कहना है जब निधि से उनका हाथापाई हो रहा था तब उसका बैग वहीं पर गिर गया था। तो डॉक्टर श्याम उस बैग को उठाते हैं जिस बैग पर उन्हें बड़बड़ी के लिखी गई किताब मिली, मतलब जो महाभारत के टाइम पर लिखी गई थी एंड ये किताब फुल्ली बड़बड़ी के ऊपर बेस्ड था। डॉक्टर श्याम ये भी देखता है कि वो किताब पूरा का पूरा गिफ्ट रैप था। तब डॉक्टर श्याम को याद आता है कि ये किताब वो उस ड्रामे से निकल के बाद ढूंढ रही है। पर डॉक्टर श्याम और निधि को ये किताब मिलती तो नहीं थी, लेकिन उनको सडनली ये लगा कि ये किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो निधि को ये किताब आखिर कैसे मिली। तो यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर श्याम को बड़बड़ी का किताब चाहिए ही चाहिए था एंड वो उस किताब को बहुत पसंद भी करता था। तो इसीलिए निधि अपने दादाजी की इस इच्छा को महत्वपूर्ण मानते हुए निधि उस लड़के के साथ एक लाइब्रेरी जाता है, तो वो जहाँ से वो किताब अपने दादाजी के लिए खरीद कर लाता है। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो लड़का उसके बारे में ऐसा सोचता है। बट इतना सब होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली निधि पूरा की पूरी लापता है। तो इस बात को नज़र देते हुए निधि की दादाजी यानी कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्याम उस बुक पे लगे लाइब्रेरी के स्टैम्प को देख लेते हैं। वो पुलिस टीम को लेकर उस लाइब्रेरी तक पहुंचते हैं। तब लाइब्रेरी तक आते हुए वो लोग लाइब्रेरी का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं एंड उस लड़के का पता उन्हें चल जाता है जिस लड़के के साथ स्कूटर पे निधि आई थी। असल में उस लड़के का नाम था प्रदीप और बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि प्रदीप था निधि के स्कूल का एक स्टूडेंट, बस वो उसका दोस्त था। तो वो सब लोग प्रदीप के घर पर चले जाते हैं जहां प्रदीप के पापा उन्हें कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं क्या कि प्रदीप आखिर यहाँ क्यों नहीं है। असल में उन्हें पता ही नहीं है प्रदीप अभी कहाँ है। असल में प्रदीप है उसके दोस्त के घर एंड वो वहाँ बिल्कुल बुरी तरह से नशे कर रहा होता है। लेकिन जैसे तैसे निधि के दादाजी यानी कि डॉक्टर श्याम प्रदीप के पापा को पकड़ते हैं एंड उसको लेकर उसके दोस्त के घर जाते हैं एंड ढूंढते ढूंढते उन्हें प्रदीप भी मिल जाता है एंड प्रदीप बिल्कुल यस कहता है एंड वो बोलता है कि हाँ वो निधि के साथ लाइब्रेरी गया था एंड बारिश के कारण प्रदीप उसको एक किस भी किया एंड तब निधि उसको थप्पड़ मार कर निकल गया एक कैब लेकर। वो कैब में बैठी और कहीं ना कहीं चली गई। तो इसके बाद क्या हुआ प्रदीप को बिल्कुल भी नहीं पता है। प्रदीप ये भी उसे कहता है कि भले ही उसको कैब का नंबर नहीं पता लेकिन उसको ये याद है कि कैब के एक ग्लास पे बुलबाली एक स्टिकर लगा हुआ था। तो इस सीन के बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है देव और राम वाले टाइमलाइन पर, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि पद्मा और दासनदा एक दूसरे से बात कर रहे हैं बिजनेस को लेकर। तो यहाँ दासनदा पद्मा को समझाती है कि उन्हें उसके एरिया पे बिजनेस करने दे एंड वो डॉग्स का बिजनेस करता है, लेकिन उसे शॉकिंगली नहीं पता कि पद्मा को पता है कि वो ड्रग्स का बिजनेस करता है और वो डॉग के जरिए किया जाता है एंड वो आखिर किसी चीज़ के लिए उसका एरिया मांग रहा है। एंड इसके लिए गुस्से में आकर पद्मा दासंदा को एक जोर का थप्पड़ लगाता है एंड उसके एरिया में ऐसी चीज़ें नहीं चलती, इसीलिए उसे बहुत बुरी तरह सुनाकर निकाल देती है। तो यहाँ पद्मा देव पर भी भड़कता है एंड पद्मा का कहना ये था कि देव बिना लोगों के बैकग्राउंड जाने कुछ लोग को यहाँ पर पकड़ कर ले आते हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि पद्मा को बिल्कुल नहीं पता कि देव भी दासनदा के साथ ड्रग सप्लाई का काम करता है एंड उसके ऊपर 30 लाख का कर्जा है।
तो अगले सीन में दासंदा उसकी दीदी यानी कि पद्मा के हाथों से जोरदार थप्पड़ खाने के बाद इतना भड़क गया था कि वो देव से क्लियरली कहता है कि मेरे 30 लाख रुपए तुम एक हफ्ते के अंदर अगर ना दो तो मैं तुम्हें खून कर दूंगा। तो यहाँ सीन शिफ्ट होता है राम के ऊपर, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि राम की विदेशी यानी कि कनाडा जाने की एप्लीकेशन सत्या बिल्कुल साइन कर दी थी एंड बस राम को 30 लाख रुपए जमा करवाने थे और इसके बाद वो अब्रॉड के लिए निकल सकता था। लेकिन एक बहुत ही बड़ी परेशानी थी क्योंकि राम के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो इसके लिए राम और देव एक दूसरे के साथ एक प्लान बनाते हैं। तो इन दोनों के प्लानिंग प्लॉटिंग के दौरान राम देव से कहता है कि राम के कैब में एक आदमी एक कुछ मिनट पहले ही एक जगह ट्रैवल किया था, तो उस आदमी ने एटीएम से 30 लाख रुपए विड्रॉ किया था। तो अभी अगर उस आदमी के घर पर हम ट्रेस करें तो उसके घर 30 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो जैसा बोलना वैसा ही काम, राम और देव मिलकर उस लड़के यानी कि उस आदमी के घर पे लेजर लाइट से वार कर देते हैं एंड घर के अंदर वो जब वो लेजर लाइट उस आदमी के शरीर पर पॉइंट हुआ तब राम उस आदमी को कहता है फोन पे कि ये कोई लेजर नहीं है, ये एक स्नाइपर है। तो अगर तुम 30 लाख रुपए हमें नहीं देते तो ये स्नाइपर तुम्हारे अंदर घुस जाएगी। एंड राम और देव मास्क पहने थे, इसीलिए वो आदमी ऊपर से यानी कि छत से वो पैसे एक बैग में डालकर उनको दे देता है नीचे फेंक कर। तो यानी कि वो मास्क पहने थे तो वो आदमी उन्हें पहचान ही नहीं पाया और देव और राम उस पैसे को लेकर गाड़ी में बैठ के भाग जाते हैं। तो पैसे मिलने के बाद राम उस 5 लाख रुपए को लेकर एजेंसी में जमा कर देता है जिसके लिए वो विदेश जा पाएगा एंड देव ये पैसे लेकर फिर से कसीनो चला जाता है पैसे डबल करने के लालच में। लेकिन हे भगवान, उसके पैसे फिर डूब गए, वो भी पूरे के पूरे पैसे। लेकिन इसके बाद एक हफ्ते बीत जाते हैं एंड दासंदा अपने पैसे वापस लेने के लिए पद्मा के पास चला जाता है क्योंकि देव से उसे पैसे अभी तक मिले नहीं। एंड दासंदा जब भी उसके दीदी यानी कि पद्मा के पास जाने वाला था और वो सोच भी रहा था कि देव भी उनके ड्रग डीलिंग का एक हिस्सा है, ये भी वो उन्हें बता देगा। तो इसको बताने से पहले अचानक देव आ जाता है एंड देव दासंदा को बोलता है कि मुझे लास्ट एक दिन का समय दो, मैं एक दिन के अंदर तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। एंड राम को भी एक हफ्ते के अंदर 25 लाख रुपए एजेंसी में जमा करवाने थे जिसके लिए वो अमेरिका जा पाएगा। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक खंडर वाली जगह पर जहां हमें दिखाया जाता है कि देव वहां आता है एंड राम किसी एक डॉगी को लेकर वहां आता है और वो डॉगी एक बक्से में बंद था। असल में ये वही मिनिस्टर का डॉगी था है जो मूवी के शुरू में खो गया था एंड जिनके बेटी को इस डॉगी के बिना नींद नहीं आती, यानी कि ये है वो डॉगी जिसका नाम है बेबी। तो यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि इस डॉगी को लेकर वो मिनिस्टर को ब्लैकमेल करेंगे एंड बाकी के पैसे उन मिनिस्टर के पास से वो लेंगे। एंड राम ने मिनिस्टर के इस डॉगी को जब किडनैप किया तब वो मिनिस्टर से 50 लाख रुपए के डिमांड भी करते हैं। तो अब मूवी के सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिनिस्टर अपने ही एक आदमी को 50 लाख रुपए देकर उस खंडर वाले जगह पर पहुंचते हैं एंड उन्हें पता ही नहीं था कि उसके पीछे था वो एसआई एंड उसका कांस्टेबल लोग, जो चोर यानी कि राम और देव को पकड़ने के लिए वही खड़ा था। तो मध्य में एक दीवार था जिस दीवार के आर पार वो लोग खड़े थे, मतलब एक तरफ राम और देव और एक तरफ वो मिनिस्टर का आदमी एंड उसके पीछे था पुलिस लोग। पर ये राम और देव को नहीं पता था। तब राम ने जब 50 लाख की डिमांड की तो मिनिस्टर का वो आदमी उस दीवार के आर पार यानी कि ऊपर से वो बैग पहुंचाने की कोशिश तो की लेकिन वो बैग वहीं पर अटक गया। लेकिन राम और देव वापस से उस लेजर से उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो लोग ये कह रहे हैं कि ये है एक स्नाइपर जिससे वो गोली मार देगा एंड इससे पुलिस वाले को शक होता है एंड पुलिस वाले लेजर वाले उस सोर्स के लाइट के ऊपर गोली चलाता है एंड उन्हें पता लगता है कि ये असल में एक लेजर लाइट है, ये कोई स्नाइपर है ही नहीं, असल में वो लोग फेक है। तो इसीलिए पुलिस भी उसके पीछे आ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए एंड उन्हें पैसा तो नहीं मिलता, मतलब राम और देव को पैसा तो नहीं मिलता क्योंकि वो उस दीवार के ऊपर ही अटक गया था एंड वापस कुत्ता भी उसके हाथ से निकल गया था मिनिस्टर के पास। इस भाग दौड़ के बीच हमें मूवी में एक
हुडी वाला आदमी दिखाया जाता है जो एक बच्ची के लाश को लेकर मॉर्ग गया था एंड वो चाहता था कि मॉर्ग वाले उस बच्ची के लाश को जला दे। ये बच्ची तो नहीं है, मतलब ये 16-17 साल की एक लड़की की लाश है। एंड वो मॉर्ग वाले उस बंदे से कहता है कि तुम इस लड़की को जला दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। तो उस लड़के को यानी कि उस आदमी को शक होता है उस बच्ची की यानी कि उस स्कूल ड्रेस पहनी हुई बॉडी को देखकर, और तभी वो एक स्कूल में फ़ोन लगाता है एक स्कूल के बस ड्राइवर को, और तब वो उन्हें कहता है कि तुम जिस स्कूल में बस ड्राइवरी करते हो ये उसी स्कूल के ड्रेस पहनी हुई लड़की है। एंड तब स्कूल ड्राइवर उसे बोलता है कि हाँ, डॉक्टर श्याम यानी कि निधि का जो दादाजी है वो सारी जगह निधि को ढूंढ रहे हैं एंड उन्हें भी पता है कि उसके स्कूल का एक बच्ची गायब है, तो शायद हो सकता है ये निधि का ही लाश है। एंड वो आदमी उस मॉर्ग वाले बंदे को कहता है कि तुम उस लाश को मत जलाना, मैं अपने स्कूल वालों एंड डॉक्टर श्याम को लेकर वहां पर जल्दी आता हूँ। असल में ये लाश सच में निधि की ही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर श्याम के ऊपर, जहां उस लड़के यानी कि प्रदीप के बातों के अनुसार उस कार के एक बैक ग्लास पे बुल वाले स्टिकर का निशान था एंड उनको भी वो बुल वाला साइन दिखता है जिसका वो टैक्सी था। एंड शॉकिंगली तब उन्हें पता चलता है कि ये सारी टैक्सी जिसके पीछे बुल वाला निशान है, ये सारी टैक्सी असल में पद्मा का है, यानी पद्मा के कंपनी का ये सैकड़ों टैक्सी है जिसमें इसे एक में निधि बैठी थी। इसके बाद डॉक्टर श्याम के फ़ोन पे उस बस ड्राइवर के कॉल आती है और बस ड्राइवर उन्हें सब खोल कर बताते हैं एंड उन्हें मॉर्ग का ठिकाना भी दे देता है। तो इस ठिकाने को फॉलो करते हैं वो भी उस मॉर्ग पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, पहले ही उस मॉर्ग वाले लड़के ने उस बॉडी को जला दिया था, क्योंकि जो आदमी उस बॉडी को लेकर आया था उसे शक हो गया था कि ये बंदा किसी को तो कॉल करके बता रहा है, इसीलिए उसने उससे पैसों की लालच में एंड गन दिखाते हुए उस बॉडी को जलवा दिया था। मतलब निधि सचमुच मर चुकी है एंड उसका बॉडी भी नहीं है। एंड शॉकिंगली जब डॉक्टर श्याम मॉर्ग पहुंच ही रहे थे तब वो हुडी वाला लड़का यानी कि जो लाश को लेकर आया था तब वो भी अपने कैब से निकल रहा था। तो डॉक्टर श्याम ने सडनली उस कैब का नंबर देखते ही उसको याद कर लिया, और तभी इस मूवी में हमें बड़बड़िक और श्री कृष्णा के बातों का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बड़बड़िक भगवान श्री कृष्णा को बोल रहे हैं कि मैं अपने पहले बाण का इस्तेमाल करूंगा, और ये वही बाण था जो टारगेट को निशाना करता था। और इस सीन को हमें इसीलिए दिखाया गया कि बिल्कुल डॉक्टर श्याम भी बड़बड़िक की तरह पहले तीर से दुश्मन को निशाना करेंगे, क्योंकि इस मूवी के अनुसार निधि अपने दादाजी यानी कि डॉक्टर श्याम को रियल लाइफ बड़बड़िक मानता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पद्मा के घर में, जहां हमें दिखाया जाता है कि पद्मा के घर में बहुत सेलिब्रेशन हो रखा है क्योंकि अभी देव एंड महालक्ष्मी की शादी होने वाली है। और तभी मौके का फायदा उठाते हुए दासंदा के आदमी देव को चुपके से उठा लेते थे, क्योंकि दासंदा को तो अपने 30 लाख रुपए से मतलब था। एंड दासंदा चाहता था कि पद्मा को कॉल करके देव के बारे में सब सच कुछ बताने का। एंड दासंदा ये भी चाहता था कि महालक्ष्मी से देव की शादी भी टूट जाए। लेकिन तभी होता है एक बड़ा इंसिडेंट। ठीक उसी समय टीवी पर एक न्यूज़ आती है जहां हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वाले ने दासंदा के आदमियों ने जिन जिन जगह ड्रग्स को सप्लाई दिया था उसमें से ज़्यादातर ड्रग्स उन्होंने पकड़ लिए हैं एंड उसे वो लोग सील भी कर दिए हैं, और ये सब दासंदा का ही माल था एंड जिनका रुपए था 1 करोड़ रुपए। एंड तभी दासंदा गुस्से से रिवील करता है कि वो माल सिर्फ 1 केजी नहीं 10 किलो था, और दासंदा को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि टीवी में पुलिस वाले ने 1 किलो दिखाया है लेकिन असल में बाकी के 9 किलो भी उनके पास ही है। एंड दासंदा को ये भी लगता है कि शायद वो ऑफिसर्स लोग उस बात की 9 किलो को खुद बेचकर अपने आप पैसे कमाने की कोशिश में लगे हैं। ये सब दूर से सुनकर देव कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे ये सारे की सारे करतूते छुपा कर ले आओ, यानी कि वो पुलिस वाले के घर से वो ड्रग्स चोरी करके दासंदा के पास ले आएगा। इसके बाद में दासंदा उसके सारे के सारे कर्ज माफ कर दे, बदले में उसे कुछ पैसे दे दे एंड महालक्ष्मी से देव की शादी भी होने दे।
इन सारी बातों को सुनकर दसंदा भी मान जाता है, देव को आखिरी मौका दे देता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है उस चंदा नाम के पुलिस वाले के ऊपर। यहाँ ऑफिसर चंदा पद्मा के अड्डे पर जाता है एक सामान्य वर्कर बन के, एंड वो वर्कर के छद्मवेश में वहाँ जाता है एंड पद्मा से कहता है कि हाँ वो उसके सारे दूध के बोतलों के सील पे कोटिंग कर देगा। एंड बहुत शातिर तरीके से ऑफिसर चंदा वहाँ वर्कर के वेश में काम ले लेता है एंड बाद में कंप्यूटर के स्क्रीन पर उस ऑटो यानी कि उस कैब का नंबर ले लेता है। सॉरी, वो ऑटो नहीं कैब था। एंड उस कैब अभी कहाँ है वो उसका एड्रेस भी ले लेता है। एंड बहुत शॉकिंगली ऑफिसर चंदा को ये भी पता चलता है कि ये कैब और कोई नहीं बल्कि देव और राम चलाते थे, यानी कि वो कैब जिसमें निधि बैठी थी वो असल में देव और राम का ही कैब है। तो ये सब देखने के बाद ऑफिसर चंदा ये सब बातें डॉक्टर श्याम को कहता है एंड डॉक्टर श्याम फिर से कुछ ना कुछ प्लान करना चालू करते हैं। एंड इसके बाद मूवी में हमें दिखाया जाता है भगवान श्री कृष्णा एंड बड़बड़ी का वो आइकॉनिक सीन। एंड भगवान श्री कृष्णा एंड बड़बड़ी ये बात कर रहे थे कि कैसे बड़बड़ी दूसरे बाण का यूज़ करेंगे उस टारगेट को लॉक करने के लिए। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर श्याम के ऊपर, जहां हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर श्याम राम के माँ से मिलती है एंड राम के माँ को वो सारे सच बात बता देते हैं कि कैसे आपका बेटा ऐसे घिनौना काम कर रहा है एंड कैसे वो लोग ड्रग सप्लाई के साथ भी युक्त है एंड वो निधि को भी किडनैप करे एंड बाद में उसका भी वो सर्वनाश करके उसे मर्डर कर दिया है। ये सब बातें सुनकर उसकी माँ को भी पहले विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में वो इसको ट्रस्ट कर लेता है एंड रो भी लगता है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि उसका बेटा ऐसा घिनौना इंसान है। एंड इसके बाद उसका माँ राम के ऊपर भी नज़र रखना शुरू कर दिया एंड वो चुपके से राम की सारी बातें देव के दौरान सुन लेता है जब वो देव के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। उसकी माँ ये भी सुन लेता है कि उसका एक और ड्रग डीलिंग केस फंस गया है एंड वो फिर से ये सब करने वाले हैं एंड वो लोग कैसे ऑफिसर के घर से दूसरी बार ड्रग चोरी करेंगे। और इन सारे बातों के लिए उसकी माँ राम को बाद में कोसता है एंड निधि के बारे में उसे प्रश्न करता है एंड वो निधि का एक पिक्चर भी उसे दिखाता है एंड उससे प्रश्न करता है कि क्या तुम निधि को जानते हो। तो राम सब मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी माँ एक आई कार्ड दिखाती है जो निधि का है एंड ये भी बताती है कि ये आई कार्ड मुझे तुम्हारी कैब से मिला। एंड जब राम निधि की फोटो देखती है तो राम अजीब व गरीब बिहेव करने लगती है एंड फाइनली तब राम रिवील करता है कि असल में निधि के साथ क्या हुआ। तब हमें बिल्कुल मूवी के उस सीन पर ले जाता है कि जब निधि को वो लोग किडनैप किए थे। तब ये लोग बोलते हैं कि जब मिनिस्टर का कुत्ता भाग गया एंड पैसे भी उसके हाथ से निकल गए तब आधी रात को देव निधि को किडनैप करके ले आया था, क्योंकि जब देव कैब चला रहा था तब निधि ने ही वो कैब रोका एंड देव उस लड़की को बड़ी आदमी की बेटी समझकर किडनैप करके ले आए, क्योंकि देव को लगा था कि इस बच्ची को किडनैप करके इसके घर वालों से बहुत सारे पैसों की डिमांड करेंगे जिससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए एंड राम अब्रॉड के लिए जा पाए। लेकिन राम के बातों के अनुसार राम ये सब मना कर रहा था कि ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, निधि को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन देव ने चालाकी से राम को नशे की दवा मिलाकर पिला दी एंड वो नीचे चला गया एंड राम वहाँ सोता ही रहा एंड देव भी नशा किया हुआ था एंड उस नशे की हालत में देव जब नीचे गया तब उसने निधि को देखा एंड उसने देखा कि निधि भागने की कोशिश कर रहा है एंड निधि किसी जगह छुप के बैठी है एंड वो निधि को ढूंढता ही रहा, लेकिन उसको निधि मिली तक नहीं। असल में निधि तो पास में ही छुपी हुई थी, तो निधि ने चुपके से देव पर हमला किया एंड बल्कि देव बहुत शक्तिशाली था इसीलिए वो निधि को वर्ड कट जाता है एंड निधि के उस फटे हुए कपड़े को देखकर वो निधि के साथ गलत काम करके उसको रेप कर देता है एंड जब वो निधि के साथ ये सब गलत काम कर रहा था तब निधि अपने बचाव के लिए उसके सीने में एक लकड़ी की कुठारी को ठोक दिया था, मतलब देव के सीने में। तब देव ने भी अपने आप को बचाना चाहा एंड उसी वक्त का सद्व्यवहार करते हुए निधि भी उस एरिया से भागने की कोशिश कर रही थी। तब देव ने उसी कुल्हाड़ी को उसके सिर पर
लगा दिया एंड इससे ही निधि की जान चली गई। एंड उसी वक्त राम नीचे आता है एंड ये सब हादसा देख लेता है। तब वो लोग निधि के डेड बॉडी को पकड़ते हुए नीचे ले जाया जाता है एंड उसे उस मॉर्ग के लिए ले जाया जाता है। एंड तभी देव ने चुपके से राम को निधि को पकड़ते हुए एक वीडियो कर लेता है एंड बाद में वो उस वीडियो से राम को ब्लैकमेल भी करता है। एंड इसके बाद मॉर्ग में क्या हुआ वो तो मैंने आप ही को बताया ही। एंड देव ने जब राम का वो वीडियो कर लिया था तब बार बार देव उसको ब्लैकमेल करने लगा कि अगर राम उस ऑफिसर के कमरे से वो ड्रग डीलिंग को चुराने के लिए मान जाए तभी वो उस वीडियो को डिलीट करेगा, वरना वो इस वीडियो को पब्लिक कर देगा कि राम निधि को मर्डर किया है। तो फिलहाल इसी बातें को नज़रअंदाज करते हुए राम भी मान जाता है उसके मदद करने में। एंड इन सब बातों को नज़र देते हुए राम भी चाहता था कि निधि के खूनी यानी कि देव को वो कड़ी से कड़ी सज़ा दे, लेकिन उसके पास उसके वीडियो है इसीलिए वो उसकी ना चाहते हुए भी मदद कर रहा है। एंड जब ये केस सॉल्व हो जाएगा तब वो खुद देव से सारे के सारे संपर्क विच्छिन्न कर देगा। एंड इन सारी बातों को सुनकर राम की माँ डॉक्टर श्याम के पास चला जाते हैं एंड वो डॉक्टर श्याम को राम की कही इन सारी बातों को कहता है एंड वो वीडियो भी दिखाता है जब वो निधि के लाश को खींचकर मॉर्ग ले जा रहा था एंड जो वीडियो देव ने किया। एंड राम की माँ ऑफिसर यानी कि ऑफिसर चंद्रा एंड डॉक्टर श्याम को ये कहता है कि राम को कोई भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि देव है असली कल्प्रिट एंड राम को फंसाया गया है। एंड इसके बाद फिर से बड़बड़िक एंड भगवान श्री कृष्ण वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ श्री कृष्ण बड़बड़िक से कहता है कि तीसरे बाण से तुम शत्रु को ख़त्म कर सकते हो। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि देव और राम उस पुलिस वाले के घर से ड्रग डीलिंग को चोरी करने के लिए आया था। मतलब वो लोग जिस बैग पे वो 9 किलो ड्रग्स रखे थे वो दोनों चाहते थे कि उस ड्रग्स को वो लोग चोरी करे। तो इसीलिए राम जिसका पहले इंजीनियरिंग डिग्री था वो पहले अपने इंजीनियरिंग स्किल के वजह से उस पुलिस वाले के घर में जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक था उसको वो अनलॉक करता है एंड घर के अंदर घुस जाता है। एंड उस ऑफिसर के फ़ोन में एक अलर्ट का मैसेज आता है जहां वो साफ देख पाते हैं कि उसके घर में जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक था उसको किसी ने तोड़ा है। असल में ऑफिसर अपने घर पे नहीं थे एंड वो दूसरे किसी होटल में थे, लेकिन उसके फ़ोन में जब वो मैसेज आया तो वो तुरंत अपने घर के ओर बढ़ने लगे। एंड जो देव गाड़ी में बैठा था वो ऑफिसर के लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था एंड वो बाद में वो ट्रैक कर भी पाया। एंड उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो राम था वो ऑफिसर के बेडरूम में से वो ड्रग्स का पैकेट जो बैग के अंदर था वो बैग को लेकर नीचे उतरने ही वाला था। एंड जब राम उस बैग को लेकर आने ही वाला था तब उसने चालाकी से उस बैग से सिर्फ एक ड्रग का पैकेट उसके फ्लोर पर छोड़ दिया। एंड वो तुरंत पुलिस को कॉल किया एंड बताया कि ऑफिसर कैसे ड्रग्स को बेच रहे हैं एंड उसके घर में ड्रग्स की मौजूदगी भी है। एंड राम के गए इस बातें को सुनकर उन पुलिस वाले ने उस ऑफिसर के घर में रेड किया एंड उस पुलिस वाले को उसके घर से सिर्फ एक ड्रग का पैकेट मिला, जिससे साफ क्लियर था कि उस पुलिस वाले ने बिल्कुल ड्रग का धंधा किया एंड उससे बहुत सारे पैसे भी छापे। एंड उन सारे पुलिस वालों ने उस ऑफिसर को अरेस्ट भी कर दिया। एंड इसके बाद राम और देव के इन सारे कारनामों से दासनदा भी बिल्कुल खुश था एंड वो उन दोनों को परमानेंटली अपने कंपनी में रखने के लिए भी राजी हो गया था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक नदी किनारे जहां हमें दिखाया जाता है कि एक लाश को नदी से बिल्कुल ले आया जा रहा है मछुआरों की द्वारा। एंड वो लाश और किसी की नहीं, वो लाश है देव की। एंड जब पद्मा के लोगों को एंड पद्मा को ये बात पता चलता है कि कैसे देव की लाश ऐसे पानी में है तो उसे बिल्कुल बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उसकी बेटी महालक्ष्मी के साथ देव की शादी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है राम के ऊपर जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर राम को मार रहे होते हैं। एंड बाद में राम उन सब से बचकर निकलता है एंड राम उल्टा दासनदा के आदमी को भी बहुत मारता है एंड दासनदा से डायरेक्ट थ्रेट करने लगता है कि वो लोग उसे क्यों मार रहे हैं।
तब दासंदा उसे साफ कहता है कि जो ड्रग्स तुम लोग वहाँ से लेकर आए थे वो कोई ड्रग्स नहीं, उसके बदले में वहाँ किसी ने आटा रख दिया था। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों ने ही असली ड्रग्स किसी और जगह छुपा कर रखी है। ये सब बातें सुनकर राम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसे तो पता ही नहीं चलता कि वहाँ असली ड्रग्स के वजह से वहाँ आटा कैसे हो सकता है। तो इसके बाद राम उसके इलाका से बाहर निकलता है एंड राम पता लगाने की कोशिश करता है कि असली ड्रग्स किसके पास है। एंड वो एक चाय की टफली पर बैठा हुआ था एंड तभी वहाँ पर आता है ऑफिसर चंदा, जो उसको क्लियरली कहता है कि मैंने ही तुम्हें इतने सारे मुसीबतों में ढकेला है एंड तुम सोच रहे हो ना कि वो ड्रग्स आखिर किसने बदले। उस ड्रग्स ने बदला खुद तुम्हारी माँ ने, जो उस ड्रग्स के बदले वहाँ पर आटा रख दिया। एंड मैंने ही तुम्हारे माँ को ये सब करने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हारी माँ जब सोचेगी कि तुम एक बच्ची का रेप किया है तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में कैसा सोचेगी। एंड मैं चाहता भी हूँ तुम्हारी माँ को ये बोलने के लिए, क्योंकि तुमने निधि का रेप किया है। एंड सोचो तुम्हारी माँ जब समझेगी कि तुम इतना घिनौना इंसान हो तो वो बिल्कुल जान दे देगी। तो यहाँ एक सीन हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग ऑफिसर के घर से ड्रग्स चुरा कर भाग रहे होते हैं कैब में, तब अचानक कैब के सामने राम की माँ आती है एंड वो देव को एक मेडिसिन लाने के लिए मेडिसिन शॉप पर भेज देती है। एंड उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए राम की माँ ने उन सारे ड्रग्स को बदल कर उस पैकेट में आटा रख दिया। तो अब इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब क्लियर होने वाला है, क्योंकि निधि को जिसने रेप किया वो देव ने ही, वो था राम। एंड राम ने अपनी माँ से झूठ बोला था कि निधि को देव ने रेप किया था, बल्कि असल में ये पूरा का पूरा कहानी भी उल्टा है। असल में वहाँ देव ने ही, राम ने ही निधि के साथ इतना गलत काम किया। एंड जब देव उसे देख लिया तब देव उसे अपनी बहन की तरह देखता था एंड देव राम की ये सब काले करतूतों को लेकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए देव एंड ठीक इसी वजह से जब राम निधि के डेड बॉडी को घसीटते हुए मॉर्ग ले जा रहा था उसको जलाने के लिए, तब चुपके से देव ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। एंड उसी वीडियो के थ्रू वो राम को ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम मेरे लिए ये काम नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो पुलिस वाले एंड तुम्हारे माँ को दिखा दूंगा कि कैसे तुम एक बेरहम बच्ची का रेप किए हो। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा कि आखिर देव कैसे ख़त्म हुआ, देव का तो कोई फॉल्ट ही नहीं था। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब वो दोनों उसके मतलब उस ऑफिसर के घर से ड्रग्स लेकर आ रहे थे, तब जब वो लोग दासंदा के पास ये ड्रग्स लेकर गए थे, तब चुपके से देव को नशे करा के उसके पीछे वो चाकू खोप दिया एंड उसको मार दिया एंड उसको बाद में नदी किनारे फेंक दिया। एंड तभी तो उसकी लाश हमें नदी किनारे मिली। एंड असल में देव को और कोई नहीं बल्कि राम ने ही मारा था धोखे से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर डॉक्टर श्याम को कैसे पता चला कि निधि को असल में देव ने नहीं बल्कि राम ने रेप किया था। बल्कि राम की माँ ने तो ये बताया था कि असल में उसे देव ने रेप किया था। असल में राम की माँ जिस वीडियो को उसे दिखाया था, मतलब डॉक्टर श्याम को दिखाया था, तो इस वीडियो में क्लियरली था कि उसने मतलब निधि को जो रेप करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको वो मतलब कुल्हाड़ी से उसके सीने पर एक निशान किया था। तो वो निशान राम के शरीर पे आखिर कैसे हो सकता है? आखिर राम ने रेप किया ही नहीं तो उसके शरीर में ये निशान आखिर कैसे है? तभी वो समझ गए थे असल में रेप किया राम नहीं एंड दोष आ रहा है देव का, बल्कि देव निर्दोष है। तो इसीलिए वो बारबारी की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए राम को मार दिया। बल्कि मारा तो डॉक्टर श्याम ने नहीं था, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी से ही राम मरा गया था। असल में मैंने आपको मूवी के शुरू में ही कहा था कि डॉक्टर श्याम एक सेमिनार अटेंड करते थे, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट थे एंड उसके सेमिनार में एक और लड़की मौजूद थी जिसका नाम है सत्या। जी हाँ दोस्तों, वो वही वही है जिसके साथ राम का अफेयर था। एंड मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें बताया गया है कि सत्या जब छोटी थी, यानी कि उसके मम्मी पापा जब गुजर गए थे, तो एक अंकल आते थे एंड उसके साथ बहुत ही बुरा हादसा उन्होंने क्रिएट किया था। इसीलिए वो रात को सो नहीं पाता था। इतने बड़े होने के बाद भी वो उस ट्रॉमा को कभी भुला ही नहीं पाता था। इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम का सेमिनार भी अटेंड करते थे एंड पर्सनली उनसे अपॉइंटमेंट भी करते थे। एंड डॉक्टर श्याम उसे उस हादसे से निकालना सिखाते थे। एंड एक दिन डॉक्टर श्याम उसे डर को काबू करना सिखा रहे थे एंड उन्होंने
सत्या को एक पिस्टल दी थी एंड उस पिस्टल को देते हुए उसे कहा था कि तुम जब भी ऐसे किसी घिनौने इंसान से मिलो तो तब उसको तुम इस पिस्टल से गोली मार देना। एंड बाद में डॉक्टर श्याम जब सत्या को ये बताती है तब सत्या बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। एंड सत्या राम से प्यार करती थी एंड वो जब ये उसे पता चली कि राम भी बिल्कुल उस अंकल की तरह ही है और उसने भी एक बच्ची का रेप किया, तब वो अपने आप को संभाल नहीं पाया एंड वापस उसका ट्रॉमा जाग उठा। तो इसीलिए उसने राम को गोली कर दिया अपने हाथों से। तो इसके दौरान राम की मृत्यु हो गई। एंड जब सत्या ने राम को मारा तब वहाँ अचानक से पद्मा आ जाती है एंड पद्मा ने अपने लोगों से ये कहा कि ये केस बाहर नहीं निकालना चाहिए एंड सत्या को सेफली घर पहुंचा दिया जाए एंड किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि राम को आखिर सत्या ने ही मारा है, क्योंकि यहाँ वो देव का मर्डर भी राम है एंड वो चाहता था कि राम मरे एंड सत्या ने भी ये काम कर दिया था, इसीलिए वो सत्या को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मूवी में शॉकिंगली हमें पता चलता है कि निधि मरी नहीं है, निधि कोमा में है एंड निधि एक हॉस्पिटल में भर्ती है। एंड डॉक्टर श्याम बिल्कुल जानते हैं कि निधि जीवित है एंड उन्होंने ही निधि को हॉस्पिटल में भर्ती किया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक और ट्विस्ट रिवील होता है कि जब राम उस बॉडी यानी कि निधि की बॉडी को लेकर मॉर्ग गया था एंड वो आदमी जो उस डेड बॉडी को जलाने से मना कर रहा था वो चुपके से निधि की बॉडी को एक भिखारी के बॉडी से रिप्लेस कर देता है और वो भी राम को बिना बताए। इसीलिए राम को लगा कि निधि की बॉडी जल रही है, लेकिन असल में वो उस भिखारी की मरी हुई बॉडी ही जला दिया था एंड निधि को सेफली डॉक्टर श्याम के पास पहुंचा दिया था। एंड डॉक्टर श्याम ने भी बिल्कुल बर्बरिक की तरह ही उसके असली कल्प्रिट को पकड़ा दिया था एंड पहले उन्होंने पहले तीर की तरह उसको लॉक किया, फिर उस पर निशाना साधा एंड थर्ड तीर के दौरान सारे सबूत मिटा दिए। एंड ठीक उसकी पोती यानी कि निधि के मुताबिक सचमुच डॉक्टर श्याम है इस मूवी का रियल लाइफ बर्बरिक। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे साइको थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन दोबारा सुनना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। दिस इज़ ऐशी एंड आज की वीडियो यही समाप्त होती है एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आयशीज़ यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी साइको थ्रिलिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए बाय।